अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुल्क में 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से आईनी तरमीम से मुतालिक बहस जारी है। पहले 15 सितंबर को अचानक हुकूमत ने आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का इरादा किया, मगर 2/3 अक्सरियत न होने के बायस इसे पीछे हटना पड़ा और हुकूमती नंबर्स पूरे न होने की बुनियादी वजह मौलाना फजलुर रहमान का इनकार बना, जो वफाकी वज़रा के अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के मनाने पर भी नहीं माने और आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने इसके बाद तस्लीम किया कि आईनी तरमीम लाने में हुकूमत ने जल्दबाजी की और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल होने के बारे में भी हुकूमत को गलत फहमी हो गई थी। इसके बाद से मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान को आमादा करने का टास्क बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को दे दिया है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मौलाना से मुलाकातें की और फिर उनकी टीम भी मौलाना फजलुर रहमान और उनकी टीम से राबते में रही है। ये बात भी सामने आई है कि पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम पर अपना एक मुसवदा JUI की टीम के हवाले कर दिया है, जबकि JUI भी अपने एक मुसवदे पर काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसके दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया, क्या मुजवज़ा आईनी तरमीम की डेडलाइन 25 अक्टूबर तक है? तो बिलावल ने कहा कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाए तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। तरमीम बाद में भी हो सकती है, लेकिन फिर आमने सामने की सूरत हाल हो सकती है। बिलावल भुट्टो से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आईनी अदालत का ख्याल अब क्यों आया? तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि हम पहले ही बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं, हमारा तो 2006 का मुतालबा है और यह हमारे मंशूर का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठाया कि अदलिया ने जो किया इसकी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं हो रही? जिस तरह मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया, इसकी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं हो रही? 14 सितंबर को पार्लियामेंट का इजलास होना था। इस वक्त हफ्ते के दिन जजेस की 4 सफ़ात की वजाहत की टाइमिंग पर क्यों सवाल नहीं किया जाता? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी अदालत के सरबरा की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम का जवाब सुप्रीम कोर्ट की अपनी माजी की तारीख में है। आईनी तरमीम ना होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में न रहें। हमने 18वीं तरमीम से आइन बहाल किया और आमिरियत का रास्ता रोका। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के हक़ में नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो से सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हक़ में हैं? तो जवाब में बिलावल ने कहा, अभी देखना है कि शवाहिद क्या है, वैसे भी सदारती माफ़ी का इख्तियार हमारे पास है। पीपल्स पार्टी सज़ाए मौत के खिलाफ है। 9 मई के वाक़यात बगावत के करीब तरीन थे, जब कोर कमांडर हाउस और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। इदारों को वापस आईनी हदूद में आना होगा। खेल तो ये होना चाहिए कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। इसके अलावा आज रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कंवर ने भी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर भी मशावरत की गई और ज़राए का कहना है कि दोनों जमातें मुश्तरका मुसवदे की तैयारी के करीब पहुँच गई हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के अलावा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होती रही हैं और नून लीग मंजर आम से बिल्कुल गायब है। लेकिन अब एक बार फिर मुस्लिम लीग नून ने JUI से बराह रास्त खुद राबता किया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए, आइंदा 2 हफ्तों के अंदर मामला बेहतर हो जाएंगे। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए और वो इस चीज़ की भी तायीद करते हैं कि जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में वो बहाल होना चाहिए। लेकिन मामलात यही हैं कि वो एक ऐसा हतमी मुसवदा चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मौलाना के ख़याल के मुताबिक या मौलाना की सोच के मुताबिक बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो, आज़ादी पे कदम लगाती हो। वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। इख्तलाफात जो हैं या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिर्फ़ बुनियादी निकात पे नहीं है, वो चंद ज़ैली बातों पे हैं जिन पे मौलाना की टीम गौर कर रही है और जब वो यकसू हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा वक्त इंशाल्लाह उसका पहला हफ्ता हो सकता है, दूसरा हफ्ता हो सकता है, तीसरा हफ्ता भी हो सकता है। ये तरमीम उसी वक्त होगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स और 2/3 मेजॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद होगी। अगर नहीं होता है तो इसमें दिनों की कैद कदगन जो है वो बड़ी मुश्किल है लगाना। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात करके उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की है। एक तरफ इरफान सिद्दीकी 2 हफ्तों के अंदर मामला बेहतर होने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं,
दूसरी तरफ नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के पेश नज़र अपना लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया है। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी की खबर के मुताबिक इससे पहले नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था, मगर अब आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म लंदन और अमरीका जाएंगे। इस ज़राए ने बताया कि आईनी तरमीम इसी हफ्ते या अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान है और इस हवाले से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा खुद मियां नवाज शरीफ भी तवील खामोशी के बाद एक बार फिर सरगर्म हुए। लाहौर में पंजाब हुकूमत की एक तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर पूछा कि मुझे क्यों निकाला। साथ ही उन्होंने आवाम से भी शिकवे शिकायत की। वो 50 लाख घर किधर हैं? पूछे कोई भाई, पूछे जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो। जो इतने बड़े वादे किए थे वो कौन सा इफा किया आपने, वादा कौन सा पूरा किया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। एहतजाज ही एहतजाज रहा है, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है, आप भी जिम्मेदार हैं। मैं आप ये ना समझे कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। आपने कभी पूछा कि इतने अच्छा काम हो रहे थे? बताओ मुझे, बताओ कि उस वक्त महंगाई का कोई नामो निशान था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था? तो फिर क्यों निकाला उसको? कभी पूछा अपने आप से? पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है कि अगर आप इन चीजों का नोटिस नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता इसी तरह के रहेंगे। वो जज फैसला दे के कहाँ चले गए हैं? खुददार कौमें जो होती हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं, वो ये सवालात पूछती भी हैं, उनके जवाबात हासिल करके रहती हैं। देखता हूँ अपने मुल्क को, कौम को और अपनी रियासत को, लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आज मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि हुकूमती आईनी तरमीम नाकाम होंगी। एक आद के सिवा बाकी हमारे साथ सारे राबिते में। अगर आप ऐसे करें कि नेशनल सिक्योरिटी के बलबोते आप लोगों को उठाए और फिर हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ना हो, आप जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र करें, आप कोर्ट बना ले और सुप्रीम कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह लग जाए, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की जो है ना कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये तरमीम आ रही है नाकाम होगी। बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से। कामरान मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। 2 हफ्ते पहले जब हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली तरमीम के हवाले से, तो मौलाना के मौक़िफ़ से लगा कि ये तरमीम का बाब या मौलाना की इस तरमीम की कोशिशों पर उनको हिमायत मिलना तकरीबन अब ये मामला ख़त्म हो गया है और फिर हुकूमत भी पीछे हट गई। अब जो मुलाकातें हुई हैं, मोहसिन नकवी भी मिले मौलाना फजलुर रहमान से, इरफान सिद्दीकी भी मिले, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर नवीद कमर साहब भी मिले हैं मौलाना फजलुर रहमान से। तो क्या बर्फ अब पिघली है, बात आगे बढ़ी है और किन बुनियादों पर यह बात आगे बढ़ रही है कि आईनी तरमीम लाई जा सकती है और उसमें मुमकिन होगा कि आपकी जमात मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से उनको हिमायत मिल सके इन आईनी तरमीम के हवाले से? देखिए, इस वक्त तक तो सूरत हाल वही है जो इससे पहले थी और पहले भी हुकूमत का या हुकूमती हलकों का या पीपल्स पार्टी का या उनके साथ दीगर अलायंस जितने भी हैं, उन सब का ख्याल ये था कि हम उनकी हिमायत करेंगे और इस तरह से वो आईनी तरमीम जो है मंजूर करवा लेंगे, मगर नहीं हुआ। अब भी ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक तो पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के अलावा हमसे किसी ने कोई मसौदा शेयर नहीं किया। पुराना जो मसौदा था उसके ऊपर तो वो ख़त्म हो गई बात, उसको तो गवर्नमेंट ने खुद कह दिया कि ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था। तो जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था, उन्होंने स्क्रैप कर दिया, तो हमने भी समझा कि ये स्क्रैप है, हमने भी इसको स्क्रैप कर दिया। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है और इस पे कल इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब से बात होगी। मैं खुद जो है कोयटा गया हुआ था, आज वापस इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। मुझे मौलाना साहब ने कहा कि कल आप आ जाइएगा और देन जो है ना उस पर बात होगी कि पीपल्स पार्टी को इस जो उनका डॉक्यूमेंट आया है उसको उस पर गौर करके उनके साथ आगे किस तरह से चलना है। तो इसके अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी एक मुसवदा तैयार किया जा रहा था, क्या वो भी शेयर किया गया पीपल्स पार्टी के साथ? फिर देखिए, हमारे साथ जो कुछ है वो हमारी ज़रूरत तो सिर्फ ऐसी है कि जो इस्लाम के हवाले से है और वो डॉक्यूमेंट्स वो रिपोर्ट्स जो ऑलरेडी जो है शेयर हो चुकी हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की, जो कि ले हो चुकी हैं बिफोर द पार्लियामेंट,
बिफोर द पार्लियामेंट, उनको हम कहते हैं कि उनके ऊपर जो है कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि उसको इधर वे जो है उसके ऊपर कोई डिसीजन आना चाहिए। वो रिपोर्ट्स ले कर देते हैं और रिपोर्ट्स ले होने के बाद जो है ना वो फिर ऐसी पड़ी रहती हैं और ये मुद्दतों से पड़ी हैं। तो हमारे ज़हन में तो इस वक्त मोटी मोटी चीज़ों में से एक मोटी चीज़ यही है। मगर इसके बावजूद ये अगर देखा जाए तो तरमीम किसकी ज़रूरत है? तरमीम इस वक्त हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। तरमीम है गवर्नमेंट की ज़रूरत है या गवर्नमेंट के अलाई है उनकी ज़रूरत है। उनके ज़हन में जो कुछ है वो शेयर करें। पहले हमको पसंद नहीं था, हमने उसके साथ जो है ना येस नहीं किया। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट आएगी, एक पीपल्स पार्टी की डॉक्यूमेंट आ गई है, उसके ऊपर कल जो है ना मौलाना साहब के साथ बैठ के जो भी है उनके साथ गुफ्तगू हो जाएगी और देन जो है कोई नई डॉक्यूमेंट आएगी तो उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे। मगर सूरत हाल वही है जो कि पहले थी और ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है जिसको बुनियाद बना के कहें कि मौलाना साहब ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, ये बात रिजेक्ट कर दी है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बुनियादी तौर पर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम हक में है आईनी अदालत के क़याम के? देखिए मौलाना साहब उस पर कह चुके हैं, उसके हक में यकीनन है, मगर इस वक्त दो वजूहात और हैं जिसकी वजह से इस हक में नहीं है। एक, ये वक्त जो चुना गया है उस वक्त को जो है हम कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। दूसरा, इस तरह से रात के अंधेरे में जो है ना वो इतनी बड़ी तरमीम ले आना, उसके भी हम हक में नहीं है। ये किसी मुनासिब वक्त पे डिबेट होने के बाद जो पाकिस्तान के अवाम है, जो असल स्टेक होल्डर है, उनके साथ ये चीज़ें शेयर होने के बाद किसी वक्त भी ये बात हो सकती है। हम गलत हो सकते हैं, कोई और दोस्त गलत हो सकता है, मगर पाकिस्तान के अवाम का इस पर इनपुट आना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा उस वक्त तक जो है वो मामला सेटल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि मौलाना की जमात का मौक़िफ़ और उनका मौक़िफ़ एक है और ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को जितनी पज़ीराई मिली है इस मौक़िफ़ से तो उनको यकीन है कि हुकूमत का साथ मौलाना फजलुर रहमान नहीं देंगे। अब साथ देने के लिए जो असूल है उसकी बुनियाद क्या है कामरान मुर्तज़ा साहब? अगर इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तियों की शिकायत है तो वो तो मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि KPK में भी JUI का मैंडेट चोरी करके दूसरे लोगों को हुकूमत दी गई, तो वहाँ तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। तो फिर किस बुनियाद पे ये मसला हल होगा कि आपकी तरफ से हिमायत की जाए हुकूमत की, जब मौलाना फजलुर रहमान ये बात करते हैं कि हमें बातचीत के साथ, अमन के साथ आगे बढ़ना है, और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का जो मौक़िफ़ आता है कि वो गोली चलाने की बात करते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ है मौलाना फजलुर रहमान? देखिए, तहरीक इंसाफ अगर गोली चलाने की बात करें तो गोली चलाने के मामलात में हम किसी के साथ भी नहीं हैं। हम पुरअमन लोग हैं, दस्तूर पे यकीन करते हैं, कानून पे यकीन रखते हैं और कानून के दायरे में रहते हैं। हमारे जितने भी एहतजाज आपने देखे उसमें कभी कोई गमला तक नहीं टूटा, कभी कोई पौधे को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी इंसान को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हम पुरअमन लोग हैं, हम इस तरह की जो है पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारा यकीनन जो है ना इलेक्शंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसमें से बहुत बड़ा जो रिजर्वेशंस हैं, बहुत बड़ी रिजर्वेशंस जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, मगर इसके साथ साथ दूसरे सूबों में भी हम तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं जिसमें बलूचिस्तान और सूबा सिंध भी शामिल है। वो वहाँ पे इलेक्शन जो है बहुत धांधली हुई है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है ना मामला गंभीर है। उनके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अगर कोई चीज़ मुनासिब आए तो उस पर बात यकीनन हो सकती है, मगर ये जो दोस्त फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं दोनों तरफ से हमें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, फॉर ग्रांटेड ना ले। हम अपना JUI सिर्फ JUI के अपने एजेंडे पे चलती है, किसी और जमात के एजेंडे पे नहीं चलती। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे हैं एतराज़ है टाइमिंग पर, जिस तरह से तरमीम का मुसवदा लाया गया और रात के अंधेरे में करने की कोशिश की गई। अब लेकिन बिलावल भुट्टो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये 25 अक्टूबर से पहले हो जाएं तो पुराने तरीके से हो जाएंगे, उसके बाद या उस वक्त तक नहीं हो पाती तरमीम तो फिर मामला हाथ से निकल जाएंगे, आमने सामने वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। वो एक संगीन हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, हम किसी खून खराबे पे बिलीव नहीं करते और किसी खून खराबे की धमकी पे भी यकीन नहीं रखते। अगर किसी खून खराबे की धमकी दी जा रही है इस तरह से, तो हम किसी प्रेशर के तहत जो है ना किसी के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी अकल, अपनी सोच के मुताबिक मामला को आगे लेके चलेंगे। तो आपसे जब मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के वक्त की, मोहसिन नकवी साहब मिलने के लिए आए मौलाना फजलुर रहमान से, तो उसमें ये एतराज़ात उठाए गए और फिर मुसवदे का आप कह रहे हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से आया मुसवदा, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। ये इस वक्त भी अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपने उनके सामने रखे?
देखिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब दोबारा कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हुआ। एक डॉक्यूमेंट तो 15 सितंबर से पहले वाली बात आ जाए या 15 सितंबर तक की बात आ जाए, वो इनिशियल डॉक्यूमेंट जो है उनकी तरफ से यकीनन आया था। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं आई है। आए हैं तो मुबारकबाद के लिए दोस्त आए हैं, और मुबारकबाद के साथ अगर कोई पॉलिटिकल बात कर ली है उन्होंने, तो पॉलिटिकल लोग जब इकट्ठे बैठते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं, मगर कोई फॉर्मल तरीके से कोई चीज़ अभी तक जो है हमारे सामने नहीं आई। जब कोई फॉर्मल तरीके से आएगी तो हम उस पर फॉर्मल जवाब भी देंगे। कामरान साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि पीटीआई को भी साथ शामिल किया जाए। जो भी कोशिशें हो रही हैं, जो भी जमहूरी सफ़र है जिसमें आगे बढ़ना, हमने भी उनसे सवाल पूछा था कि क्या वो पीटीआई को इंगेज करना चाहते हैं। तो बिलावल साहब का कहना था कि वो तो चाहते हैं, पर ऐसा या तो मुमकिन होता नज़र नहीं आता या फिर तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि वो इस तरह की किसी भी कोशिश में साथ दे। ये किस तरह से मुमकिन होगा? अगर मौलाना फजलुर रहमान की इस वक्त बातचीत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो उनको इस जमहूरी अमल में शामिल किस तरह करेंगे? देखिए, बात ताल्लुकात के अच्छे होने की या बुरे होने की बात नहीं है। इस वक्त भी बिंडेट जो है उनके पास 80-90 सीटों का तो मौजूद है, तो 80-90 सीटों के मालिक को किस तरह से जो है वो हम इग्नोर कर सकते हैं? यकीनन लोग, बहुत सारे लोग जो है वो उनको जो है उन्होंने वोट किया है, तो जब लोगों ने उनको वोट किया है तो हम उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दें कि जी ये हमें पसंद नहीं है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। ये एक असूल की बात है कि एक नुमाइंदगी का एक हिस्सा उनके पास है, तो जिनके पास एक नुमाइंदगी का हिस्सा है, कम से कम उनको शरीक सफ़र किया जाए। वो साथ चलेंगे ना चलेंगे उसके बाद की बात होगी, मगर इस वक्त इस तरह से उनको रिजेक्ट कर देना कि नहीं हम आपको बिठाने के लिए तैयार नहीं है या कोई चीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, ये बाद में मसाइल को जन्म देगा, गलत होगा, गैर जमहूरी होगा। इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या तहरीक इंसाफ भी किसी किस्म की आईनी तरमीम के हक में है? क्या वो भी आईनी मुसविदे के हवाले से कोई काम कर रहे हैं? आपसे उन्होंने शेयर किया किसी मुलाकात में? देखिए, मेरी सलमान अकरम राजा साहब से और एक दो दोस्तों से मुलाकात हुई है इस हवाले से। मौलाना साहब ने जो कमेटी बनाई थी उसमें हम गए थे और कुछ बातें हमारी हुई हैं। उनकी डिमांड ये थी कि वो गवर्नमेंट ने जो इनिशियल डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर किया था 15 सितंबर से पहले, उसको शेयर किया जाए। अब वो वहाँ से अगर इजाज़त हो तो हम उसको शेयर कर सकते हैं। उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये डॉक्यूमेंट हमें दी थी तो साथ ही कहा था कि आप इसको शेयर ना कीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट के चूंकि असल मालिक वो हैं, तो हमने उनके साथ यानी पीटीआई के साथ या किसी और के साथ वो डॉक्यूमेंट अपने तय हमने कहीं शेयर नहीं किया, तो इसलिए हम उसको रख के बैठे हैं। बहरहाल हमने कॉन्सेप्ट पे बात की है। कॉन्सेप्ट से बात करने के बाद तय ये हुआ था कि हम दोबारा बैठेंगे, मगर अभी तक दोबारा मुलाकात नहीं हुई। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। मौक़िफ़ आपके सामने है JUIFA का। मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत की सरबराही संभाले हुए है, वो इब्तदाई तौर पर कामयाबी ना मिलने की सूरत में बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन अब उनकी जानिब से फिर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया है। हिकमत अमली क्या है, इसी के लिए हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी से। इरफान सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। पहले तो आपकी जमात कुछ पीछे हट गई थी, पीपल्स पार्टी ही सब कोशिशें कर रही थी मौलाना को मनाने के लिए, राह हमवार करने के लिए, और बिलावल भुट्टो साहब ने ही पूरी कैंपेन की है पाकिस्तान में आनी तरमीम के हवाले से। अब फिर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या कोई डेट है हुकूमत के पास जहन में कि आईनी तरमीम कब लाई जा सकेंगी? आप पहले ये मौक़िफ़ था कि अक्टूबर के आगाज़ में होगा, अब अगले 2 हफ्ते तक की बात की जा रही है, तो कहाँ तक पहुँची है ये कोशिश कि आईनी तरमीम को इसी महीने लेकर आना है, उनको मंजूर करवाना है पार्लियामेंट से? जी बहुत शुक्रिया जुनैद। आप शायद मेरी आज की मुलाकात के हवाले से बात कर रहे हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं मिला हूँ। हकीकत यह है कि इस मुलाकात का एजेंडा जो था वो कोई जो तरामीम हम करने जा रहे हैं वो नहीं था, एक कटसी कॉल थी। मौलाना अभी मुंतखब हुए हैं अपने इलेक्शन में, तो मैं मुबारकबाद देने गया था, तो लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी बातें बीच में आ गई। चूँकि 1.5-2 घंटे की तवील मुलाकात हो गई, तो मौलाना के जो इस तरमीम के हवाले से ख़दशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी उन्होंने सामने रखे।
मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि बड़ी चीज़ें मौलाना की रज़ामंदी के साथ और मौलाना की ख्वाहिश के साथ तराश खराश हो गई है तरामीम की, और मौलाना के मसवदे में या मौलाना की जो अपनी राय और सोच है उसके बड़े करीब तर पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है, हम भी आ चुके हैं। और इम्कानी तौर पर मैंने जो अक्टूबर का पहला या दूसरा हफ्ता कहा था तो मैं अब भी उस बात पे कायम हूँ, लेकिन जाहिर है कि टाइम फ्रेम सख्ती के साथ हम नहीं दे सकते। ये स्पिल ओवर भी कर सकता है, हो सकता है 2 हफ्ते से भी आगे चला जाए, लेकिन जहाँ तक हम आ गए हैं अगर उसको सामने रखा जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। मौलाना की बड़ी बुनियादी बातें थीं और अगर गौर से देखा जाए तो वो उनका एक देरीना जो मौक़िफ़ रहा है उसके बड़े करीब थी और हमारे मौक़िफ़ के भी बड़े करीब हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उनका उसूली इत्तेफाक है 2 चीज़ों पे। एक ये कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो जजेस के इंतखाब का तरीक़ाकार है वापस जाना चाहिए। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। दोनों चीज़ों पे उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ या तहफ़्फ़ुज़ात या रिज़र्वेशन उनकी जुज़ियात में आती हैं। वो जुज़ियात की बड़ी हद तक मेरा ख्याल है कि अब मौलाना की मर्ज़ी के मुताबिक ढलती जा रही हैं और अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी आ जाएगी। तो लेट अस होप कि ये अगले हफ्ता 10 दिनों में ये चीज़ मैच्योर हो जाएगी। इरफान सिद्दीकी साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले होनी चाहिए ये आईनी तरमीम, हो जाएंगी तो पुराने तरीके से सब हो जाएगा। ये वो नहीं कहते कि 25 अक्टूबर से पहले होंगी, तो इसका मतलब है बेयकीनी तो अब भी कायम है। जी हाँ, जब तक जुनैद कोई एक हतमी तारीख़ तय नहीं हो जाती सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान कि जी फ़लाँ तारीख़ को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, फ़लाँ तारीख़ को सेनेट को बुलाया जाए, फ़लाँ तारीख़ ये इस ऐवान में आएगी, फ़लाँ पूरा एक टाइम फ्रेम जब तक एग्री नहीं हम कर लेते तो उस वक्त तक वो मेरा ख्याल है बेयकीनी की कैफियत तो रहेगी। लेकिन जब मैं ये समझता हूँ कि शायद जो मैंने टाइम दिया है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर हम ये टाइम फ्रेम भी तय कर लें और इसी पीरियड के अंदर हमारे इजलास शुरू हो जाएं और ये तरमीम आ जाए। लेकिन इसके साथ ये बुनियादी शर्त जहन में रखिएगा कि ये उसी सूरत में होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड आ जाते हैं और एग्री कर लेते हैं। अगर मौलाना इस सारी स्कीम से इख्तलाफ करते हैं और तरमीम के हक़ में नहीं आते या वोट नहीं देना चाहते तो फिर सिनेरियो थोड़ा तब्दील हो जाएगा। इसलिए कि फिर नंबर गेम का इशू आएगा, किसी एक हाउस में आए या दोनों हाउसेस में आए, लेकिन वो आएगा और उसके बगैर फिर बड़ा मुश्किल है। और नंबर गेम से कतई नज़र भी मौलाना की आवाज़ बड़ी तवाना आवाज़ है, उनका साथ बड़ा तवाना साथ होता है। हम चाहते हैं कि मौलाना हमारे साथ रहें, हमारी रहनुमाई भी करें, हमारे कदम ब कदम भी चलें और मौलाना के होने से, ऑन बोर्ड होने से एक स्टेबिलिटी आएगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ऐवान के अंदर भी आएगी, ऐवान के बाहर भी आएगी, जो मुल्क के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। इसलिए हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है, अनथक कोशिश है कि मौलाना ऑन बोर्ड आएँ। इरफान साहब, क्या मौलाना से बातचीत में कोई इस बार में बात हुई कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ या उनकी पोजीशन क्या होगी? चूँकि वो मौलाना फजल रहमान के काफ़ी करीब है और कई मामला पर उनका मौक़िफ़ भी एक है। मौलाना की तरफ से कुछ इस बारे में बताएगा आपको कि तहरीक इंसाफ क्या शामिल होगी, ऑन बोर्ड है या फिर उसके बगैर ही ये काम आगे बढ़ेगा? जी 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 मौलाना ने इस मौजू पे भी अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार किया। आज की मीटिंग में भी बात हुई। मौलाना ज़ाहिर है कि वो हिज़्ब इख्तलाफ का हिस्सा हैं और अपोजिशन की बड़ी जमात इस वक्त जो है दोनों हाउसेस के अंदर वो PTI है, तो वो और PTI ये एक अपोजिशन को बनाते हैं दोनों ऐवानों के अंदर। तो लिहाजा वो ये चाहते हैं कि अगर वो हुकूमत को या हुकूमत की किसी तरमीम को वोट दें तो वो अपनी जो अपोजिशन है उसको भी साथ लेके चलें। हमें इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है,
हमारे साथ चूँकि पीटीआई बात नहीं करना चाहती, हमें ख़ास तरह के लक़ब देती है, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहती, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि मौलाना पीटीआई से बात करें, और जिस हद तक पीटीआई एग्री करती है उनसे, वो उसको ऑन बोर्ड लेके आना चाहते हैं, ज़रूर लेके आएँ, हमें उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हमारी तरफ से कोई शर्त है कि पीटीआई से वो बात ना करें, वो ज़रूर बात करें। और अगर पीटीआई इन तरामीम पे, जो कि इमरान खान साहब इस मीसाक जमहूरियत की हिमायत कर चुके हैं, बड़ी खुली हिमायत कर चुके हैं, तो अगर आज वो उसी मीसाक के तहत होने वाली चीज़ों का साथ देते हैं, तो हमारे लिए तो कोई ऐसी इख्तलाफ की वजह नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, आप उनके करीबी साथी हैं। जिस वक्त ये तरमीम की कोशिश कामयाब नहीं हुई, बाद में खबर आई कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर के पहले हफ्ते में बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो उस वक्त भी मौक़िफ़ तो यही था कि आईनी तरमीम तो लानी है, उनको मंजूर तो करवाना है पार्लियामेंट से। मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ यही था, पीपल्स पार्टी का भी। ऐसी सूरत में भी वो बैरून मुल्क जा रहे थे जब आपकी जमात और आपके इत्तेहादी एक एक वोट के लिए भाग दौड़ करने में मसरूफ़ है, तो उस फैसले के बाद किस तरह उन्हें कन्विंस किया कि वो बैरून मुल्क नहीं जाएं और पाकिस्तान में ही रहें ताकि पार्लियामेंट में वोट कास्ट कर सकें? नहीं जुनैद, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं। मियाँ साहब का जो इनिशियली उनका प्रोग्राम था, वो शायद उस प्रोग्राम के तहत 1 अक्टूबर को या उससे एक आध दिन पहले रवाना हो चुके होते, और उनका सारा प्रोग्राम जो है वो 8-10 दिन का था, वो कुछ ज़्यादा तवील नहीं था। तो उनके जहन में ये बात थी कि मैं इस दौरान अगर बाहर से होके आ जाता हूँ तो उस वक्त तक शायद ये मामला तय ना हो और उनके आने के बाद ही इजलास हो सके। लेकिन अभी उनका ख्याल ये है कि इस मामले को उन्हें देखना चाहिए और यहाँ इंतज़ार करना चाहिए, और इजलास हो जाते हैं तो वो अपना प्रोग्राम जो है वो उसके बाद रखेंगे। उन्होंने जो उनकी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स थी डॉक्टरों से, उसको भी आगे कर लिया है। तो उनका जो जाना भी था वो ये नहीं था कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करना चाहते थे। वो अगर जाते भी तो इजलास से पहले 1-2 दिन यहाँ वापस आ जाना था। उनका प्रोग्राम टोटल जो था वो कोई 10 दिन के करीब था। इरफान साहब, जब भी हम आपसे पूछते हैं, आपकी जमात के दीगर साथियों से पूछते हैं, नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ के बारे में, कोई सियासत में ज़्यादा मुतारिक नहीं है, क्या वो कोई नाराज़ी है जिसकी वजह से वो इतने मुतारिक नहीं हैं, तो आप लोग उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते? लेकिन आज तो ख़ुद उन्होंने बात करते हुए खुलम खुला नाराज़ी का इजहार किया, और आवाम से ही वो नाराज़ है। उनका गिला करने का हक़ होगा, लेकिन क्या इस तरह से हो सकता है किसी जमहूरी लीडर के लिए कि वो आवाम से नाराज़गी की वजह से एक तरफ मुंह मोड़ कर बैठे रहें? वापस तो आए हैं निज़ाम में, उनकी जमात भी, उनके भाई भी, उनकी बेटी भी, तो फिर उनके पास अब क्या जवाज़ है कि वो सियासत में मुतहरिक किरदार अदा ना करें? और कब तक 2017 ही में रुके रहें जबकि हम 2024 में मौजूद हैं? बड़ा दिलचस्प सवाल है जुनैद, काश इतना वक्त आपके पास होता, मैं ज़रा तफसील से बात करता। जो अवाम के लीडर होते हैं या अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं या एक अकीदत का रिश्ता होता है, इसी तरह लीडर का भी बड़ा प्यार का रिश्ता होता है अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ। मियाँ साहब जब ये बात कहते हैं, वो हंसी मजाक में ये भी कहते हैं निजी महफलों में कि जनाब तुसी सारे कहते सी जी कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जब कदम बढ़ाया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो वो ये बातें इस तरह के अंदाज में करते रहते हैं। ये नहीं है कि वो अवाम से नाराज़ हैं, अवाम ने अब भी उन्हें वोट दिया है, अवाम उन्हें इक़्तिदार में लेके आए हैं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। ये एक लीडर की जो अपने अवाम से भी तवक्कुआत रखता है, उन्होंने अपने आप को भी उसमें शरीक किया है कि मेरी भी इसमें ज़िम्मेदारी होगी, किसी और की भी होगी। तो इसको इस माने में नहीं लेना चाहिए कि मियाँ साहब रूठे हुए हैं अपने लोगों से इसलिए बात नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नवाज शरीफ का अगर इस वक्त भी सबसे गहरा रिश्ता है किसी से तो वो उनके अवाम हैं, उनके लोग हैं। और लोगों का भी अगर सबसे ज़्यादा एतमाद है PMLN के हवाले से, आप सब कहते रहते हैं जी कि वोट बैंक नवाज शरीफ का है, तो नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान कोई लकीर नहीं है, कोई फासला नहीं है। ये आपस का एक मुकालमा था जो वो करते रहते हैं और प्यार के अंदाज में करते रहते हैं। बाकी ये रहा कि वो एक्टिविटी की बात है। अब
अब वो शायद ये समझते हैं कि मरकज़ में उनकी जमात की भी हुकूमत है, उनके भाई की भी हुकूमत है, एक कोलेशन हुकूमत है, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है, ऊंच नीच आता रहता है, तो वो नहीं चाहते होंगे कि उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं या उनके बयानात जो हैं वो इस निज़ाम के अंदर किसी तरह के कल पुर्जे के अंदर कोई खलल पैदा करें। तो ये एक सोच है उनकी जी। और यही सूरत हाल वो पंजाब में भी समझते हैं कि जो उनकी पार्टी की हुकूमत है, लिहाजा ना नाराज़गी की बात है ना सियासत से दस्तकश होने की बात है, ये एक मसलहत की बात है जो उनके पेश नज़र होती है। इरफान साहब, अगर वो दस्तयाब हैं तो ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई कि नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हो? अगर इतनी ही ज़रूरी है ये तरमीम और हुकूमत डेस्परेट है कि इनको लाना है पार्लियामेंट में, मंजूर करवाना है, तो और आगे नहीं बढ़ पा रही थी बात, तो ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है अभी भी इस वक्त कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हो? देखिए, मुलाकात होने में कोई चीज़ माने नहीं है। मौलाना ने आज भी मुझसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा नवाज़ शरीफ साहब से जो रिश्ता है, मैं बग़ैर टेलीफोन किए अगर वो ड्राइविंग में हों और मैं चला जाऊं तो मेरे लिए दरवाज़े खुले हैं, हर वक्त खुले हैं, और मौला मियाँ साहब के लिए मेरे दरवाज़े हर वक्त खुले हैं। हमारे दरमियान उन्होंने जो मियाँ साहब से उनकी पिछली मुलाकात हुई थी इलेक्शन के बाद, उसकी भी कुछ तफसीलात मेरे सामने रखी, तो उनके दरमियान जो ताल्लुकात की नौयत है वो सियासी लीडरों के दरमियान वाली नौयत नहीं है। ये बड़ी कुर्बत का ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है और एक दूसरे के एहतराम का मैं समझता हूँ कि एक मिसाली नमूना है हमारी सियासत के अंदर। ना मियाँ साहब को कोई इजाब है कि मौलाना से मिले, ना मौलाना को कोई इजाब या इस्तराब है कि वो मियाँ साहब से नहीं मिल सकते। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये सारा एजेंडा, ये सारा काम, ये सारा मिशन एक टीम के सुपुर्द है, वो टीम अपना काम कर रही है। मियाँ साहब हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वो मौलाना के पास जाके उनको प्रेशराइज़ करें और उनके मौक़िफ़ से हट के उन्हें कहें जी कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़। मियाँ साहब ये नहीं करेंगे। मियाँ साहब ये चाहते हैं कि मौलाना अपनी रज़ामंदी के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता। तो मियाँ साहब के आने से अगर कोई चीज़ हल होती हो तो वो एक दिन भी ताख़ीर नहीं करेंगे। और अगर मौलाना ये मुतालबा करें कि जी नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो मैं उनके साथ मामला करूँगा, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरह की कोई शर्त ना मौलाना के पेश नज़र है, ना मियाँ साहब को इससे कोई हिजाब है या मियाँ साहब को इसमें रुकावट है। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए गैर मामूली मिसाइल हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। दोनों जानिब से सख्त धमकी आमेज बयानात सामने आ रहे हैं। इसराइल हमलों को ईरान की बड़ी गलती करार दे रहा है और ईरान पर जवाबी हमले की धमकी दे रहा है। ईरान भी किसी मुमकिन रद्दअमल की सूरत में इसराइल को मज़ीद संगीन नताइज की धमकी दे रहा है। ईरानी हमले के बाद बनने वाली सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले आपको ये बताते हैं कि जनूबी लबनान में हिजबुल्ला और इसराइली फोर्सेस के दरमियान ज़मीनी झड़पों में शिद्दत आ गई है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि इनकी फोर्सेस ने 2 मकामात पर इसराइली फ़ौज को निशाना बनाया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हिजबुल्ला ने 3 इसराइली टैंकों को भी तबाह करने का दावा किया है। साथ ही इसराइली फोर्सेस की जानिब से कई रॉकेट दागने का भी दावा कर दिया है, जबकि इसराइली फोर्सेस ने तस्लीम किया कि जनूबी लबनान में हिजबुल्ला से झड़पों में उसके 8 फौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक इसराइली फोर्सेस की कमांडो ब्रिगेड का स्क्वाड कमांडर था। इससे पहले कल रात को ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ दागे और फिर अपने बयान में ईरान की पासदाराना इनकलाब ने दावा किया कि ईरान ने गाज़ा और लबनान में इसराइली हमलों और पासदाराना इनकलाब, हमास और हिजबुल्ला के सरकर्दा रहनुमाओं के कत्ल के जवाब में इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। इस हमले में उन्होंने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और 90% के करीब मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाने में कामयाब हुए। हमले इसराइल के अहम फौजी और सलामती टारगेट्स पर किए गए हैं। तेल अवीव में वाक़े 3 फौजी अड्डे इस हमले का खास निशाना थे, जबकि इसराइली हुकाम का दावा है कि ईरानी हमले के बाद अगरचे इसके दिफाई निज़ाम ने अपना काम किया, लेकिन मुल्क के वस्ती इलाके और जनूब में चंद मकामात पर मिसाइल हमले कामयाब हुए, लेकिन उनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आलमी मीडिया ने भी हालिया ईरानी हमले को एक गैर मामूली कार्रवाई के तौर पर रिपोर्ट किया है। ईरान के हमलों के जवाब में इसराइल ने सख्त रद्दअमल देने का ऐलान कर दिया है। BBC ने इस पूरी सूरत हाल पर तज्ज़ियाती रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक इसराइल शायद इस बार ईरान के खिलाफ उस तहम्मुल का इजहार न करे जो इसने अप्रैल में बैनुल-अक़वामी ताकतों की वजह से दिखाया था। इसराइल की हालिया हिकमत अमली के 2 रुख हैं। पहला, अपने मुखालिफिन को फ़ज़ाई हमलों और खुफिया कार्रवाइयों से कत्ल करना है। दूसरा, ये दिखाना है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों के हर हमले का शदीद जवाब दिया जाएगा।
BBC के मुताबिक इसराइल ने तवील अरसे से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बना रखा है। अब इसराइली दिफाई क़यादत इस बात का जायजा लेगी कि वो कब और कैसे इन मंसूबों को अमली जामा पहना कर रद्द-ए-अमल दे। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सबसे वाज़ेह अहदाफ तो वो अड्डे होंगे जहाँ से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। इनमें कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ के साथ साथ ऑयल तनसीबात भी शामिल होंगी। साथ ही साथ इसराइल की कोशिश होगी कि वो ईरान में अपने खुफिया एजेंटों की मदद से उन सरकारी ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने मिसाइल हमले का हुक्म दिया या उन पर अमल दरामद किया। अगर इसराइल इससे भी आगे बढ़ना चाहे तो वो ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बना सकता है। किसी भी सूरत में ईरान की जानिब से एक और जवाबी हमला किया जाएगा और लगता है कि दोनों ममालिक हमलों और इंतकाम के दायरे में सफ़र करते रहेंगे। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। ईरानी हमले के बाद अमरीका इसराइल के हक में बयानात दे रहा है। खुद इसराइल भी ईरान को बराह रास्त धमकियाँ दे रहा है। ईरानी हमले के बाद इसराइल की काबीना का खुफिया बंकर में गैर मामूली इजलास हुआ और फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान सामने आया कि आज रात ईरान से एक बड़ी गलती हुई है और वो इसकी कीमत चुकाएगा। ईरानी रजीम अपने दिफा और दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे आज़म को नहीं समझ सकती। हमास के रहनुमा याह्या सिन्वार और मोहम्मद दैफ को ये बात समझ नहीं आई। हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह और कमांडर फवाद शुक्र को भी ये बात समझ नहीं आई और अब शायद तेहरान में भी ऐसे लोग हैं जो ये बात नहीं समझ सकते। वो भी अब समझ जाएंगे जो कोई हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। हमले के फौरी बाद इसराइल की सबसे बड़े हिमायती अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत में बयान जारी किया। between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जिन्हें जुमे को बैरूत में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर हमले से मुतालिक पैगाम जारी किए थे। इब्रानी ज़बान में लिखे गए अपने एक पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर ने लिखा था कि इनकलाब की ज़रबे सेहूनी हुकूमत के बोसीदा जिस्म पर मज़ीद मजबूत और दर्दनाक होंगी। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद आज पहली बार आवाम के सामने भी आए हैं। ईरान ने भी मुमकिन रद्द-ए-अमल की सूरत में इसराइल पर मज़ीद संगीन हमला करने की धमकी दी और कहा कि ऐसी सूरत में ईरान इसराइल पर मज़ीद मिसाइल दागेगा। जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में कहा कि ये हमला ईरान के लोगों की दिफा और मफाद में किया गया है। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। यह हमारी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़ें। ईरान और इसराइल दोनों की जानिब से एक दूसरे के लिए सख्त बयानात का सिलसिला जारी है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा उस वक्त हुआ जब जुमे को ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत हुई। हसन नसरुल्लाह की मौत के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। ईरानी ज़राए ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हसन नसरुल्लाह को इसराइली मंसूबे से खबरदार किया था और उन्होंने इसराइली हमले से कई रोज़ पहले हसन नसरुल्लाह को लबनान से जाने का कहा था। ईरानी ज़राए के मुताबिक पेजर हमलों के फ़ौरन बाद खामनाई ने हिजबुल्लाह सरबराह को ईरान आने का पैगाम भेजा था और उन्होंने इसराइली एजेंटों के हिजबुल्लाह में मौजूद होने का बताया था और मज़ीद कहा था कि इसराइल हसन नसरुल्लाह के कत्ल की साजिश कर रहा है। ईरानी ज़राए के मुताबिक खामनाई का पैगाम कमांडर पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अब्बास ने पहुँचाया था और वो इसराइली हमले के वक्त ज़ेरे ज़मीन बंकर में थे। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ईरानी आला हुक्काम में मुमकिन तौर पर इसराइली मदाखलत से परेशान है। इसी हवाले से हम सीनियर ईरानी सहाफ़ी से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले के बाद क्या नए खदशात हो सकते हैं, ईरान से खबरें क्या आ रही हैं, हम बात करेंगे ईरानियन न्यूज़ एजेंसी एरना के इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ अफजल रजा से। अफजल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। ईरान ने किस तरह इस नतीजे पर पहुंचकर यह हमला किया इसराइल पर, और ये तो बताया गया कि किस किस चीज़ का बदला लिया गया है, लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है हालात जो खबरें आ रही हैं ईरान से कि इसके आगे नताइज क्या हो सकते हैं, इस हमले के नतीजे में क्या हो सकता है, उसकी भी तैयारी है क्या ईरान की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉनी साहब, थैंक यू सो मच। देखें, हनिया की शहादत के बाद ईरान की एक वायलेशन हुई इजरायली जारियत के बाद,
प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के न्यूली गवर्नमेंट का टाइम भी था, तो ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन शो किया। आइदर एक साइकोलॉजिकल वॉर भी ईरान के खिलाफ शुरू की गई इजरायली सरबराही में। बस ये उम्मीदें की जा रही थी कि शायद मशरिक़ वस्ता में, स्पेशली द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन, बैतुल मुक़द्दस में सीज़ फायर के कोई चांस बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इजराइल के जो बैकर्स थे इंक्लूडिंग US एंड यूरोप, न सिर्फ ये कुछ इक़दाम नहीं है बल्कि इस तशद्दुद में इजाफे के सबब भी बने। इजराइल को वेपनरी सप्लाई भी की, लॉजिस्टिक सपोर्ट। आपने देखा रफ़ह, गाज़ा, वेस्ट बैंक के बाद बेरूत के ऊपर पिछले एक हफ्ते 10 दिन से शदीद जारियत का आगाज़ हो गया इजराइल की तरफ से, जिसके नतीजे में अनफॉर्चुनेटली सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह जनाब सईद हसन नसरुल्लाह की शहादत और सीनियर कमांडर की शहादतें हुई। उसके बाद ईरान में जो पावरफुल सर्कल है वो इस नतीजे पर पहुंच गया। अब वक्त आ गया है उस स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेन को एक साइड पर रख के, जिसके वजह से वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। और आपने देखा गुज़श्ता रोज़ शायद ईरान ने इजराइल को ये याद रखने के लिए, आपके इल्म में होगा जुनैद साहब के गुज़श्ता रोज़ सो कॉल्ड यहूदियों का पहला नया साल था, जिसे वो रोश हशाना भी कहते हैं, 1 अक्टूबर को शायद वही दिन चुना था ताकि इजराइल को दोबारा तारीख और इजराइल इस बात को ज़रूर याद रखें कि कोई भी जारहियत हो अक्रॉस द बॉर्डर, खुसूसन ईरान के जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करने का सिर्फ एक ही रिस्पांस मिलता है, जो कि ईरान ने अपने हक़ एक लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया। जी, तो अभी क्या ऐसी कोई कोशिश की जाती है खित्ते में हमसाय ममालिक की जानिब से, बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से? तो अब भी ईरान, आपको ये वहाँ से खबरें मिल रही हैं कि ये मौक़िफ़ है कि चाहते अभी भी अमन है अगर इसराइल अपनी जारियत से रुक जाता है? बिल्कुल, ईरान ने एक्शन वो कंक्लूड तक किया अनलेस अगर इजरायली साइड जो है ना वो कोई रिटेलिएशन की दोबारा दावत दे दे, तो ईरान के फुल रिस्पॉन्स होगा। जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर अरागची, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान भी जो इस वक्त दोहा में ऑफिशियल दौरे पर हैं, वो दोहा की रवानगी से पहले भी उन्होंने एक बार फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया कि ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया। आइदर अगर इजराइल इसको मजीद एस्केलेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो ईरान किसी भी रिस्पांस को मजीद सख्त दर्जे में उसका जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, चाइना, रशिया जो इस खित्ते में एक बिग प्लेयर हैं, उन्होंने अपने तशवीश का इजहार भी किया। मैं भी देख रहा था हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पर अपना एक मौक़िफ़ पेश किया। इसको डी एस्केलेशन की तरफ लेके जाने सिर्फ एक ही साइड है, वो जो इजराइल के बैकर्स हैं। आई मीन US तो कभी ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ आमने सामने हो, खित्ते में कन्फ्रंटेशन हो। आइदर इजराइल तो तूफान अल-अक्सा शुरू होने के बाद ये ख्वाहिश रखता था कि कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा मौका फराहम करें ताकि ईरान को इस जंग में दाखिल करा के US के साथ कन्फ्रंटेशन में लगाया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि US साइड ऑन यूरोपियन कंट्रीज, शायद वो एक साइकोलॉजिकल वॉर, मीडिया वारफेयर में वो ये कह रहे हैं कि को डाउन प्ले करने के लिए ईरान के जो रिटेलिएशन के जो सिचुएशन है या उसके दर्जे, उसको डाउन प्ले करने के लिए कोई गेम हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूरोप और US ज़रूर इजराइल को कुछ ऐसे एडवाइस दे देंगे कि मज़ीद एस्केलेशन की तरफ ना जाए। अफजल रज़ा साहब, ब्यूरो चीफ इरना इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।